थर्मल आईपीपीज के आने की बेसिक वजह ये थी 1990 के अंदर कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नए प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद ये फिक्स चार्जेस हैं जो आईपीपीज को पे किए जाते हैं ताकि वो अपनी फैसिलिटी को अवेलेबल रखें कि जब एनर्जी की नीड हो तो वो ऑपरेट कर सके। अब आपने प्लांट लगा लिए 40,000 मेगावाट के, लेकिन डिमांड आपकी है वो 20,000 मेगावाट है एवरेज। अब इसके अंदर जो डिबेट चल रही है वो ये है कि कैपेसिटी पेमेंट वो चार्जेस हैं जो शायद हम उनको उस वक्त भी देते रहते हैं जब वो ऑपरेट नहीं कर रहे। आईपीपीज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आपकी इकॉनमी के अंदर आते हैं, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर के पास अगर फंड्स की शार्टेज हो जाए और वो एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट खुद ना डेवलप कर सके तो वो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको इंसेंटिव्स देंगे और आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो एक्चुअली जो आईपीपीज की इब्तिदा है वो पहला आईपीपी हबको के नाम से यहाँ पर आया। 1994 की थर्मल पावर पॉलिसी आई थी फर्स्ट। उसके अंडर जो आईपीपीज जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उनको आप आईपीपीज कहते हैं। 94 की पॉलिसी के बाद एग्जैक्टली 95 में एक और पॉलिसी आई जो कि सिर्फ हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए थी। अब हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पहले 10-15 साल में बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर सके, लेकिन लेटर ऑन कुछ आईपीपीज हाइड्रो के भी अंदर रहे। लेकिन जब आईपीपीज की बात मिट्टी के ऊपर होती है तो मोस्टली उससे मुराद ये होती है कि थर्मल आईपीपीज। थर्मल आईपीपीज के आने की बेसिक वजह ये थी 1990 के अंदर कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नए प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें। तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया और उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थर्मल प्रोजेक्ट्स के अंदर। उनको अप फ्रंट टैरिफ्स दिए गए और उन अप फ्रंट टैरिफ्स की बेसिस के ऊपर उन लोगों ने सारी इन्वेस्टमेंट की। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद ये फिक्स चार्जेस हैं जो आईपीपीज को पे किए जाते हैं ताकि वो अपनी फैसिलिटी को अवेलेबल रखें कि जब एनर्जी की नीड हो तो वो ऑपरेट कर सके। अब इसके अंदर जो डिबेट चल रही है वो ये है कि कैपेसिटी पेमेंट वो चार्जेस हैं जो शायद हम उनको उस वक्त भी देते रहते हैं जब वो ऑपरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो पब्लिक में और इवन कुछ एक्सपर्ट्स के अंदर ये पाई जाती है कि कैपेसिटी पेमेंट हम उनको फ्री में किए जा रहे हैं और इसकी कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ उस वक्त देना चाहिए जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं पावर सेक्टर के अंदर, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी की सारे इक्विटी नहीं लगा सकते। उसके अंदर कुछ डेट होता है, कुछ इक्विटी होती है। नॉर्मल जो रेशो चल रही है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उसमें बिटवीन 70% to 80% फॉरेन लोन होता है। जब फॉरेन लोन होता है तो वो लोन की रीपेमेंट आपको टाइमली करनी होती है, उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, उसकी आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी होती है। तो इन दोनों को मिला के हम डेट सर्विस कहते हैं। अब डेट सर्विस जो है वो आप रोक नहीं सकते। अगर आपकी डिमांड नहीं है मुल्क के अंदर, वो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपना लोन रीपे नहीं कर सकता, वो अपनी डेट सर्विस नहीं कर सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स उनके साथ किए, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम उनको पीपीएस कहते हैं या पावर परचेज एग्रीमेंट्स कहते हैं। तो पावर परचेज एग्रीमेंट के अंदर उनके साथ हमने कमिट किया कि हम आपको या तो आपसे बिजली लेंगे क्योंकि हमारी डिमांड होगी, अगर हम आपसे बिजली नहीं लेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे कि आप अपनी डेट को सर्विस कर सकें, प्लस आपकी जो इक्विटी है, जो आपका पैसा लगा है, उसके ऊपर हम आपको रिटर्न दे सकें। तो ये दोनों कंपोनेंट मिला के प्लस इंश्योरेंस वगैरह मिला के इस पार्ट को हम कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने प्रोजेक्ट्स तो इंस्टॉल करते गए, हमारे एक कैलकुलेशन थी, डिमांड फोरकास्ट थी कि आने वाले वक्तों में हमें 20,000 मेगावाट चाहिए, 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। लेकिन एक्चुअली हमें उसकी रिक्वायरमेंट जब टाइम आया तो वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारी एक्चुअल डिमांड कम थी।
अब आपने प्लांट लगा लिए 40,000 मेगावाट के, लेकिन डिमांड आपकी है वो 20,000 मेगावाट है एवरेज, क्योंकि गर्मियों में आपकी डिमांड मैक्सिमम 30,000 तक जाती है और सर्दियों में वही डिमांड आपकी जो है वो 15,000 मेगावाट तक रह जाती है। अब जब आप इसको एवरेज करते हैं तो ये आपकी 20,000 मेगावाट की डिमांड है, लेकिन प्लांट्स आपने लगाए हैं 40,000 मेगावाट के। तो ये वही वाली बात होगी कि आप आधी एफिशिएंसी पे उसको यूज़ कर रहे हैं, आधी डिमांड आपकी है, लेकिन उससे डबल के आपने प्रोजेक्ट लगाए हुए। तो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुआ वो हमारी डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर है। हमारी डिमांड फोरकास्ट ने हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। हमेशा अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, सिंस 1990 जब से आईपीपी आए हैं, तो या तो हम ओवर कैपेसिटी हो जाते हैं, जैसे कि हम अर्ली 2000s में थे कि हम कह रहे थे कि भाई हमारी डिमांड जो है वो कम है, लेकिन हमारे पास इंस्टॉल प्रोजेक्ट ज़्यादा है, और फिर हम उसकी बेस पे लिंगर अपान करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को दबाते रहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। फिर एकदम हमें पता चलता है कि नहीं हमारे तो अब जो है वो डिमांड का ज़्यादा हो गई है और हमारे पास इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिंस 2008 टू 2013 2015 आपने इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग देखी। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली ये डिमांड फोरकास्ट का है। आप सिर्फ उतने प्रोजेक्ट्स लगाएं जितने आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आपको कभी भी कैपेसिटी पेमेंट का इशू नहीं आएगा। अगर आप उससे ज़्यादा लगा लेंगे तो आप ऑफ कोर्स जब प्लांट फारिग बैठे होंगे तो आपको उसको पेमेंट तो करनी है। अगर आप उसको पेमेंट करते जाएंगे तो आपका जो बिजली का रेट है वो ज़्यादा होता जाएगा। गवर्नमेंट ने एक नया मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, और वो मॉडल है कम्पेटिटिव ट्रेडिंग और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CTGCM भी कहते हैं। इसके अंदर ये हो रहा है कि कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं है, लेकिन ये होगा कि जो आपकी प्रोक्योरमेंट होगी वो मार्जिनल प्राइसिंग पे होगी। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन जब आपकी डिमांड गर्मियों में बहुत ज़्यादा होगी तो फिर तो आपको मुनासिब रेट मिलेगा, लेकिन जब नहीं होगी तो फिर वो उन लोगों ने अपने वो सारे पैसे गर्मियों के अंदर पूरे करने हैं जब एक्चुअली उनकी सेल हो रही होगी। ये मॉडल प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इशू है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है कि जहाँ पे इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करके इतना ज़्यादा पैसा लगा दें। अब अगर आप इनके रिटर्न्स की बात करते हैं, तो जब पाकिस्तान आज से 3-4 साल पहले अगर आप देखें तो आपका डॉलर जो था वो 120-150 के ऊपर था। अब वो डॉलर आपका रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर होके डबल हो चुका है। अब 300 के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें, सिंपलिसिटी के लिए हम कह सकते हैं कि 300 पे, तो आपका टैरिफ तो ऑटोमेटिकली डबल होना है। फिर इसी तरह इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट को आप हिस्टोरिकली देखें तो वो 7-8% पे फिर रहे थे, लेकिन अब वो 21-22% के ऊपर है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप पाकिस्तान की इकॉनमी में देखते हैं, तो जो इन्वेस्टर होता है वो कभी भी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ये ट्रस्ट करके नहीं आएगा कि यहाँ पे इकॉनमी स्ट्रांग है, इकॉनमी की बेस स्ट्रांग है। हम 4 साल जो है वो GDP पॉजिटिव में लेके जाते हैं, 6% पे ले जाते हैं। अगले 10 साल जो है वो हम 1% के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान के अंदर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट इन माय ओपिनियन। मर्चेंट पावर प्लांट से मुराद ये होती है बेसिकली कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि रेडिली अवेलेबल होते हैं, स्पॉट के ऊपर लगे लगाए प्लांट होते हैं, शिप्स के ऊपर होते हैं, और जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है आप इससे बिजली खरीद लेते हैं। और लेकिन इसका रेट जो है वो नॉर्मल जो प्रोजेक्ट यहाँ के ऊपर वैसे लगे होते हैं, ऑन ग्राउंड लगे होते हैं, उससे ये एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है कि ये स्पॉट पे बेच रहा होता है, इसको पता है कि आपको अभी बिजली की ज़रूरत है, तो ये अपनी मर्जी का रेट आपको चार्ज करता है। और इसके अंदर बड़े प्रॉब्लम्स अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बैक इन 2008 और 2013 जब हम क्राइसिस से गुजर रहे थे लोड शेडिंग की, उस वक्त हमने रेंटल प्रोजेक्ट्स लिए। रेंटल प्रोजेक्ट्स आर जस्ट लाइक जिसको आप अभी मर्चेंट प्लांट कह रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह के होते हैं।
तो उसके बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स बने और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि उसके रेट इतने हाई थे जो कि पब्लिक ये समझ बैठी कि शायद हम इसके अंदर करप्शन है। लेकिन जब कोई बंदा आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लेके प्रोजेक्ट लगा के खड़ा है तो वो आपसे आप उसको कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि मैं तुमसे खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, तो फिर वो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेगा। तो मेरे ख्याल में ये मेरी ज़ाती ओपिनियन ये कि ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है जो हम सोच रहे हैं। अच्छा, इसका एक बड़ा आसान सा सलूशन ये है कि हमें अपने जो डाटा है उसका एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप डाटा का एनालिसिस करें तो आपकी जो डिमांड है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो डिमांड है जो कि साल के 12 महीने आपके यहाँ रहती है। हम जो मैंने डाटा एनालिसिस किया उस हिसाब से तकरीबन 13,000 मेगावाट वो कैपेसिटी है जो आपको पूरा साल चाहिए, चाहे आपके यहाँ सर्दी हैं, गर्मी है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, वो आपको इतनी बिजली हर सूरत चाहिए। ये प्रोजेक्ट तो आप वो लगा लें जो कि RLNG बेस्ड है, इम्पोर्टेड कोल बेस्ड है, न्यूक्लियर है, क्योंकि ये अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चले तो फिर आपके यहाँ लोड शेडिंग होगी। दूसरी हमारी डिमांड वो है, जो दूसरा डिमांड का पार्ट वो है जो कि सिर्फ उस वक्त राइज होता है जबकि टेम्परेचर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे समर स्टार्ट होता है, लाइक इन अर्ली अप्रैल, मई एंड जून में तो आप खैर पीक पे चले जाते हैं। तो अप्रैल मई में आपकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये आपके फर्दर तकरीबन 5,000 मेगावाट बढ़ जाते हैं। अब ये वाले प्रोजेक्ट मुझे सर्दियों में नहीं चाहिए, ये मुझे सिर्फ चाहिए जब गर्मियाँ होंगी। फिर सिमिलरली तीसरा पार्ट वो आता है जब बिल्कुल हम पीक पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मेरी डिमांड 30,000 मेगावाट क्रॉस कर जाती है। वो मंथ है जब बिल्कुल समर अपने पीक पे होता है, गर्मी अपने उरूज पे होती है। लेकिन जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है और टेम्परेचर्स वापस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे फिर वो डिमांड मेरी वापस आ जाती है, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। अब हमने आइडेंटिफाई करने हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ उस वक्त जनरेशन करें जब समर स्टार्ट होता है और उस वक्त जनरेशन बंद कर दें जब समर ख़त्म होता है। ये एक आइडियल सोल्यूशन है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हम बार बार बात करते हैं जी हम इंपोर्टेड कोल से लोकल पे कर लेंगे, हम सोलर लगा लेंगे, हम विंड लगा लेंगे, लेकिन इस सारे पहलू में हम हाइड्रो पावर को जो है इग्नोर कर जाते हैं। अगर हाइड्रो पावर की आप सारी की सारी एनर्जी कैलकुलेशन देखें तो वो दरिया के पानी के ऊपर चलते हैं, और दरिया में पानी तब आता है जब गर्मी पड़ती है, जब बर्फ़ पिघलती है, जैसे आजकल मूनसून है, अब बारिशें हो रही हैं, तो अब दरियाओं में पानी आना शुरू। इस वक्त हमारी डिमांड भी आई। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जनरेशन स्टार्ट करते हैं अप्रैल और वापस वो सो जाते हैं इन नवंबर दिसंबर जब मेरी डिमांड नहीं। तो ये जो पीक आ रही है, इस पीक को मीट करने के लिए हमें हाइड्रो पावर के ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं। अदरवाइज आप जितने प्रोजेक्ट लगाते जाएंगे आपको उसकी कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, please subscribe to our YouTube channel.